नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम लाइव टेस्ट नंबर 2 हमने रखा है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को हम टेस्ट में रखेंगे। और अगर आप लोग यहाँ से इन सारे क्वेश्चंस को पूरा देखते हैं और सभी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आप लोगों को भी लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपने अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया है। और अगर यहाँ किसी को सॉल्व करने में दिक्कत आती है या कुछ क्वेश्चंस किसी के गलत हो जाते हैं, समझ लीजिएगा कि अभी उन्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का टेस्ट शुरू करने के से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब अपनी पेन और कॉपी साथ लेके बैठें और उस कॉपी में एक साइड में SR नंबर डालें, सीरियल नंबर, और 1 से लेके 20 तक जितनी भी काउंटिंग है यानी गिनती है उनको लिख दीजिएगा। और उन सभी जो काउंटिंग है उन सब के सामने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इस बार जो भी पेपर का सॉल्यूशन है वो मैं साथ में नहीं बताऊंगा, यानी पेपर के सारे क्वेश्चंस होने के बाद हम उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को अपनी कॉपी में भी लिखना है, प्लस जो चैट बॉक्स है उसमें भी क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जितने स्टूडेंट्स इस आंसर देंगे, यानी वहाँ से मुझे लगेगा कि कुछ बच्चे जो भी हैं सब पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा आपको ये सब बताने में। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम करेंगे, उनके आंसर्स अपनी कॉपी में भी लिखोगे आप, और कॉपी के बाद आप उसको चैट बॉक्स में भी लिख के बताओगे। आंसर्स सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आपको अपने कॉपी के अंदर आंसर जो भी होंगे वो सब चेक करने हैं कि कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन कैलकुलेटिंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम। यानी हिंदी माध्यम में बात करें तो जब दो बिंदुओं के मध्य संवाहक माध्यम मौजूद हो। संवाहक माध्यम का मतलब होता है कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग का मीडियम का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, यानी इलेक्ट्रॉन का संचालन हो सके, मौजूद हो, तो उनके मध्य स्थिर वैद्युतिकी बल का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका RBSc 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसका आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी इसका राइट ऑप्शन है उसको चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर दूं, आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरा क्लियर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ें, और जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में उसको स्टडी करने के बाद आंसर ढूंढने का प्रयास करें। और जो भी आपने सीरियल नंबर लिखा है उसके सामने आपका जो आंसर आ रहा है उसको लिख दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस के लिए कुछ टाइम दूंगा, जो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन उसके लिए टाइम कम देंगे, और जिस क्वेश्चन में करने के लिए थोड़ी ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे। मैंने आप सबको पूरी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद ही आपके सामने रखे हैं। ये क्वेश्चंस RBSc 2018 में आया हुआ है, यानी बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, और आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये जरूरी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से बना है और वो फॉर्मूला क्या था। उस फॉर्मूले में जब वैल्यूज रखोगे आप तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इसका जो भी राइट आंसर है वो अपनी कॉपी में लिख दिया होगा, और कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया है। ठीक है, ये कमेंट्स में सब लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब स्टडी करूँगा, उससे पहले आप लोगों को अपने कमेंट्स नहीं हटाने हैं। अगर कोई
ये सोचता है कि ये कमेंट्स सर हम कमेंट्स जो करते हैं वो गलत होते हैं और उनको हटा लेते हैं, तो वो गलत है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने लिख लिया है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्लियर फॉर एयर, यानी हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आरबीएससी 2013 में पूछा गया है। अगर हिंदी माध्यम के लिए मैं बात करूं तो है, हवा के लिए पैरावैद्युत शक्ति का मान क्या है। तो आपको हवा के लिए पैरावैद्युत जो शक्ति है उसका मान बताना है। अपन कई बार इसको ओनली पैरावैद्युतिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, पैरावैद्युत स्ट्रेंथ का मान क्या है। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके आरबीएससी 2013 में दिया गया था और हो सकता है कि आगे भी इसका कहीं ना कहीं यूज हो सके, यानी अब जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके 2021 में हो सकता है कि वहाँ भी कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए। मैं आप सबको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नोट्स में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनसे बाहर, यानी उनके अलावा भी कुछ चीज़ें को ज्ञान हमें होना आवश्यक होता है। कैसे, सारी चीज़ों का अध्ययन हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें अभी भी हमसे छूट रही हैं, यानी हमें और ज्ञान की आवश्यकता है। और वो तब पता चलता है जब आप कंटिन्यू एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस विधि का, यानी किस फॉर्मूले का यूज होता है या फिर किस मेथड वहाँ पे कोई लगाया जाता है, उसके लिए हम क्लेरिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में ABCD ही लिखना है आपको, और लिखना सबके लिए आसान है, इसलिए मैंने ऑप्शनल क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा दिया था, कोई बात नहीं, उसका आंसर 3 के सामने लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। यह है, व्हाट इज द नेम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का नाम क्या होगा। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट भी मेरे से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो सिंपल लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का नाम बताना है जो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू जनरेट होता है। ये क्वेश्चन आरबीएससी 2017 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख दीजिएगा और फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको सॉल्व करना नहीं है, सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर माइंड में इसका आंसर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, यानी आपको अब अपनी कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा जो गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, व्हाट वुड बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने कॉपी के अंदर इन वैल्यूज़ को रखो और सॉल्व करना शुरू करोगे कि कौन सी गिवन है, कौन सी कैलकुलेट करनी है, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सब आपके माइंड पे डिपेंड है कि आपने उसको कितना स्टडी किया है। यानी हिंदी में बात करें तो पानी का पैरावैद्युतांक 81 है, तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा आपकी कि आपको सारे फॉर्मूले याद हैं और उन फॉर्मूले का यूज किस तरीके से होता है वो आप सीख चुके हैं। और अगर किसी कंडीशन में ये सब आप नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने टिक मार दिए हैं। टिक मार का मतलब जैसे ही आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे आपके वहाँ से आंसर्स आने सीधे स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनके आंसर्स आ रहे हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन बच्चों ने
ऐसे हालातों में भी अपने आप को जिंदा रखा है, यानी अपनी मेहनत को बरकरार रखा है। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपनी मेहनत से अपना आंसर्स तक पहुंचते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है और वो भी उसके परपेंडिकुलर। व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा। यहाँ पे आपको कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को घुमाना है और सोचना है कि कौन सा होगा। जैसे हिंदी में बात करें तो एक आवेशित कण एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यहाँ पे क्षेत्र छूट गया है ना, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखना है यहाँ पर, क्षेत्र लिखना है। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस कण के या उस कण का पाथ कैसा होना चाहिए। सही बात है, तो आप सब लोग बताइएगा उसका कैसा पाथ होना चाहिए। अपना ऑप्शन ए है पैराबोलिक, ऑप्शन बी है स्ट्रेट सीधा, सी है ट्रायंगुलर त्रिकोणीय, डी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आपको जो भी आंसर्स हैं, जो भी आपका आंसर्स आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो अपने आप को जांचना एक बहुत बड़ी बात होती है और होना भी चाहिए। जब भी आपके सामने कोई समस्या है उसको आप किस तरीके से फेस करते हो, या आपको एक प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से फेस किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को देखो, समझने का प्रयास करो, कुछ माइंड में पिक्चर्स बनाओ और उसके बिहाफ पे अपना आंसर्स अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा और साथ में चैट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच रिलेशन इज इनकरेक्ट। कुछ संबंध दिए गए हैं जिनमें से कौन सा संबंध गलत है। जैसे 1c इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU, 1F इक्वल्स टू 96,500 कूलाम, 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड, और डी 1 PC इक्वल्स टू 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका सही आंसर है उसको छांट लीजिएगा और जब सही आंसर सारे पता चल जाएगा तो एक उनमें से कोई गलत निकलेगा, उस गलत को अपन क्या कर देंगे, अपने आंसर्स में लिख देंगे। ठीक है, और जो भी चैट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था और उसके बिहाफ पे आज प्रिपरेशन करके आए हो और आंसर्स देने की आपके अंदर क्षमता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप करते हो, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप किसी के आवेश में आकर कुछ इधर उधर घूमते फिरते हो तो फिर आपको सफल भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कॉपी पेन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन है द ऑब्स्टिकल ऑफ एयर ब्रेक्स एट E इक्वल्स टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी E की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इन कूलाम्स यूनिट हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर 5 मीटर, यानी कोई 5 मीटर डायमीटर का स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको कितना चार्ज दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यहाँ आपका दिमाग चलाने की आवश्यकता है। थोड़ा कॉपी पेन उठाओ और उसमें पेन से लिखो कॉपी पर कि कौन कौन सी क्वेश्चन चीज़ें गिवन है और कौन सा पूछा है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, टाइम जरूर लगेगा इसमें, कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाएंगे आपके, बिल्कुल मैं आपको 1 से 2 मिनट ही दूंगा। तब तक आप लोग अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। हिंदी मीडियम में बात करें तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर हवा का अवरोध टूट जाता है तो कूलाम मात्रक में, इसमें मात्रक दिया है कूलाम में रखना है, तो कितना आवेश 5 मीटर व्यास के गोलीय चालक को दे सकते हैं, यानी 5 मीटर गोलीय आवेश को कितना आवेश दें कि वो किस विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाए, E इक्वल्स टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के कुल हो जाए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब तक आपने जिन्होंने फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ वैल्यूज पुट करी होंगी उनके आंसर्स भी आने शुरू हो गए होंगे
और मैंने सॉल्यूशन को इतना सिंपल रखा है कि आप लोग परेशान हो ही नहीं सकते। यानी बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है आपको। अगर थोड़ा सा आपने वहाँ पे मेहनत कर ली तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। और इतना श्योर है, अगर ये क्वेश्चंस आप करने लग जाते हो, यानी ये क्वेश्चंस आपको आने लग जाते हैं, तो फिर इस बात की भी श्योरिटी है कि आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो और आपने इस लॉकडाउन में इतनी मेहनत करी कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी उनका उत्तर दे सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चंस बोर्ड में जब पूछे जाते हैं तो कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। जो टफ होते हैं उनमें कुछ ना कोई कॉन्सेप्ट लगाना होता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लिया होगा। जिनके आंसर्स आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर्स लिख दीजिएगा, साथ में चैट बॉक्स में जो भी कमेंट है उसको कमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे रहे हैं यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन लोगों का आज जो लेवल बन रहा है शायद वो स्कूल लगने के बाद भी नहीं बन पाता, क्योंकि आप पूरा कंसंट्रेट कर रहे हो पढ़ाई पर और अपने आप को जांच रहे हो। अगर यहाँ से आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा और सुधार करके और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अरे लास्ट एग्जाम में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस ही बनते हैं चैप्टर से। फिर मैं चैप्टर नंबर 2 उठा लेंगे, चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख के रखें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पता है और उसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन पता है, डेफिनेटली वो इसका आंसर जरूर दे देंगे। ऑप्शन ए है आपका E इक्वल्स टू KQ अपॉन R, बी है E इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और सी है E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और डी है E इक्वल्स टू KQ अपॉन R क्यूब। ठीक है, जो भी राइट ऑप्शन है आपका फटाफट अपनी चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और साथ के साथ में जो भी आपका कॉपी आपने ले रखी है उसमें जो भी नंबर का सीरियल नंबर है उस नंबर के सामने क्वेश्चन नंबर लिख रहा है और उसके सामने उसमें लिख दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर है इसका। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इस तरह के क्वेश्चन हमने नोट्स में एक डेरिवेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन F0 और FM। अगर वो रिलेशन सबको याद है, यानी वो डेरिवेशन आपको करना आता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट रिलेशन बिटवीन FM एंड F0। FM का मतलब है मीडियम के अंदर फोर्स और F0 का मतलब है वैक्यूम के अंदर फोर्स। यानी हिंदी में बात करें तो निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के मध्य सही संबंध क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन सबको दिख भी रहे हैं, तो आप फटाफट इनमें से कोई एक ऑप्शन छांट के और अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी नोटबुक में जो भी आपने सीरियल नंबर डाला है उसके सामने उसके सही जो भी है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी जो P वेक्टर है और E वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, यानी जब P वेक्टर तथा E वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हों तो घूर्णन का मान क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, तो यहां से आपको घूर्णन मतलब टॉर्क की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका पता करना है। ऑप्शन ए है आपका 0, बी है -PE, सी है PE, और जो आपका डी ऑप्शन है वो है 2PE। तो अगर ये डेरिवेशन आपको पता है, ये क्वेश्चन आपने देखा है, तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। और यहाँ से अगर आपने आंसर दे दिया तो समझो कि वो डेरिवेशन का लास्ट में जो आंसर आया है वो आपको याद है, प्लस उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको पता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 3.2 × 10⁻14 कूलम मीटर।
आप सब लोगों को अब पेन कॉपी में पेन चलाने की आवश्यकता है, यानी न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ का मतलब थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको इस पे, और अगर विचार करके आप सक्सेस हो जाते हो तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है HCl का, कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻14 कूलम मीटर। देन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी बिटवीन आयंस, जो भी आयंस हैं, दोनों आयंस हैं, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। हिंदी में बात करें तो HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.2 इंटू 10⁻⁻40 कूलम मीटर है। तो उसके आयनों के मध्य दूरी क्या होगी, तो आपको इसके आयनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। अगर इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपके लिए ये सही होगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, यानी बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने रखी है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप इसका आंसर ढूंढ पाओगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन के जो भी आंसर्स हैं चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपनी कॉपी के अंदर सीरियल नंबर के सामने लिख दीजिएगा कि क्या आंसर आपका आया है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट A1 Armstrong distance then Armstrong distance then इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, क्या होगा। सही बात है भाई, फटाफट एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पेन निकालो और उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपका है। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एमस्ट्रॉन्ग दूरी पर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूले को माइंड में रखो और उसकी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके के फॉर्मूले को बार बार देखते हो तो वो याद भी हो जाता है, क्योंकि उसका यूज बहुत हो रहा है। और यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि यूनिट क्या होती है, एक्चुअल में क्या यूनिट होनी चाहिए, वैल्यूज क्या होती हैं। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जो आपकी है वो और सुधर जाएगी। यानी फॉर्मूले के बाद सिंपल मैथ लगाने की आवश्यकता होती है। अगर इस तरीके से आप अपनी मैथ को प्रॉपर लगा पाते हैं तो आप आंसर ढूंढने में सक्षम हैं। ठीक है, तो आप लोग सब क्वेश्चंस को देखो और साथ में उसके ऑप्शंस को देखो। दोनों को देखने के बाद आपको खुद को ही आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ग्राफ राइट फॉर E प्रोपोर्शनल 1/r²। बिल्कुल सही बात है, बहुत बार ये ग्राफ पूछे जाते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बोर्ड के अंदर जब डेरिवेशन आता है तो लास्ट में लिखते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, यानी ग्राफ को भी बनाए साथ में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस होते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं पता नहीं ग्राफ तो हमें बनाने ही नहीं आते, तो यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें राइट ग्राफ कौन सा होगा। और जो ग्राफ राइट है उसको कमेंट चैट बॉक्स में फटाफट उस ऑप्शन को लिख दीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आप यहाँ से आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए विमा क्या है। तो आप लोगों को जो भी विमा है फटाफट अपने पेन कॉपी निकालो और उस पेन कॉपी निकालने के पश्चात कॉपी में पेन से फटाफट जो भी राइट आंसर है वो निकाल दीजिएगा। ठीक है, वो आपको वहाँ पे रखना है और सिंपल सा है, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। जितना टाइम मैंने आपको दिया है लगभग इसी टाइम में आप उसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जो भी इसका राइट आंसर है 14 का वो फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और जो भी आपके नोटबुक में आपने सीरियल नंबर डाल रखे हैं उसमें भी लिख दीजिएगा। ठीक है, 15 की हम बात करें तो हमारा जो 15 है वो है विच रिलेशन इज राइट फॉर E0 एंड EM। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां से आपको अगर आइडिया लग गया हो तो इसको भी आप राइट आंसर लिख सकते हो, यानी कौन सा संबंध E0 तथा EM के लिए सही है। यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र और निर्वात में विद्युत क्षेत्र में संबंध पूछा है और इस तरह के संबंध मैंने कई बार आपको करवा भी रखे हैं। जो भी नोट्स हैं उनमें आपको पता है, लेकिन उनका यूज कैसे होता है या फॉर्मूला क्या होता है। जब बहुत सारे सेम से फॉर्मूले दिखते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, तो वो कन्फ्यूजन के बीच में अगर आप राइट आंसर दे पाते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे तरीके से आंसर्स दीजिएगा,
जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब, सही जवाब क्या है जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लो और पढ़ने के पश्चात आप जो भी राइट आंसर है उसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। और चैट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे का कोई कमेंट गलत आता है तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है वही कुछ नया सीखता है। तो गलतियां इंसान की आदत में है और उन आदतों से ही कुछ वो नया सीखने का प्रयत्न करता है, कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। आप सीखिए, आपकी उम्र है सीखने की, जितना सीखना है उतना सीख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच फॉर्म इज राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स के नियम का सदिश निरूपण का कौन सा रूप सही है। यानी हिंदी में बात करें तो कौन सा रूप कूलम के नियम का सही सदिश रूप है। बिल्कुल सही बात है, आपको कूलम का नियम पता होना चाहिए और फिर कूलम का नियम अगर आप लोगों को पता है तो फिर उसका जो राइट आंसर है, यानी उसका जो सदिश निरूपण है, उसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस तरीके से आप पता रखते हो तो कई बार ओनली पूछ लेते हैं कि कूलम का सदिश निरूपण लिखो, तो आप लोग उस टाइम ये सोचते हो कि यार सर पढ़ा तो था लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में आपके ऑप्शंस भी या क्वेश्चन जो होते हैं, आंसर होते हैं वो गलत होते हैं, वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यहां मैं ऑप्शन इसलिए दिख रहा हूं ताकि आप लोग अभी से उन चीज़ों को देखना और समझना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो स्टूडेंट कुछ नया, कुछ अच्छा बड़ा सोच के बैठे हैं उनका भी यहाँ से कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी इसका राइट आंसर है वो फटाफट चैट बॉक्स में और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, फोर्स 2.25 न्यूटन वर्किंग ऑन 5 × 10⁻⁴ कूलम चार्ज। कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ेगी, फटाफट लिखना शुरू करें और जो गिवन है उसको सॉल्व करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें और फिर अपनी मैथ लगाकर उसको आंसर तक पहुंचे, ठीक है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो आपके सामने अब स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आंसर्स भी आएंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी हो सकते हैं कि सर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए। मेरे भाई, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स नहीं किए, कम से कम आपने थ्योरी को पढ़ा है। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन में, इस पेपर में रखे हैं, वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। यानी आप लोगों ने जो डेरिवेशन पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले पे वैल्यूज रखकर हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये हमसे सॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ से चीज़ भी क्लियर है कि फिर आपको वो डेरिवेशन का लास्ट जो आंसर है उसका सही ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो अपने ज्ञान को परखने के लिए इनके आंसर्स आने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज राइट ऑप्शन, निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है ना। तो इनमें से 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो फटाफट, कुछ वैक्यूम और मीडियम की बात कर रहा है, यानी निर्वात और माध्यम की बात कर रहा है। वैक्यूम को हिंदी में निर्वात बोलते हैं और मीडियम को माध्यम। अगर मैंने यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो मैंने हिंदी में बता दिया है कि वैक्यूम को निर्वात बोला जाता है, मीडियम को माध्यम बोला जाता है। अब इसमें कोई कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप चाहो तो सीधे ही यहाँ से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेंटली जो भी नॉलेज है उसके ऊपर आधारित है कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वो ज्ञान आपका सही है तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द चार्ज टू हीलियम-4 न्यूक्लियस। भाई सीधी सी बात है कि नाभिक 2 हीलियम-4 पर आवेश क्या होगा। सही बात है। थोड़ा सा पेन कॉपी उठाओ और कोशिश करो कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। और अगर इस तरीके से आप कर लेते हो तो समझ जाना कि आपका जो प्रयास था वो एकदम सही है। यानी
आपको सही नॉलेज आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो भी चार्ज है गिवन है उसको फटाफट कैलकुलेट कर लो और आंसर आपके आ जाए तो उसको चैट बॉक्स में कमेंट कर देना, प्लस आपकी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, कई बार तो सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता, वहां आपको पता हो तो बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक साथ नहीं होते, यानी एक ही टॉपिक से नहीं होते, अलग अलग टॉपिक से उस क्वेश्चन में उनको रख देते हैं और फिर उनको आपसे पूछते हैं, यानी 2-3 पार्ट या 4 पार्ट आपके होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ बोर्ड को भी पता है कि अगर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी, इसलिए वो भी आपके ज्ञान को चेक करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन डाल देता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कितना आवेश होता है इसका पता करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जो सही ऑप्शन है वो चैट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और साथ में जो आपकी सीरियल बुक है यानी जो बुक है उसमें सीरियल नंबर है उसमें आप इसका ऑप्शन से डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस थे वो आपके सामने थे। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस को लगभग मैंने आपको अराउंड 30 मिनट्स का टाइम दिया था 20 क्वेश्चन के लिए, और सबके ऑप्शंस आ चुके हैं। किसी को लगा होगा कि सर बहुत जल्दी है तो आपको इतनी स्पीड बनाने की आवश्यकता है, किसी को लगता है कि सर बहुत मज़ा आया तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको चीज़ें समझ आने लग गई है, और कोई कहता है कि सर थोड़ा मज़ा भी आया थोड़ा बुरा भी लगा, तो समझ लेना कि आपको कुछ और मेहनत करने का या और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशन पर जाएंगे। सभी का सॉल्यूशन फटाफट मैं बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में इसका सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे, और उतने टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज व्हेन कंडक्टिंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम, कि दो बिंदुओं के मध्य संवाहक माध्यम मौजूद हो तो उनकी स्थिर विद्युत की बल क्या होगा। देखो यहाँ पर आंसर आएगा 0। कैसे? फॉर कंडक्टिंग मीडियम यानी चालन माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो एफ इक्वल्स टू हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एम होता है। एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हमने सीधा यहाँ रखा, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे जैसे मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये सारा की सारा किसके इक्वल हो जाएगा? 0। यानी आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन ए सही था उन्होंने सही समझ आया है या उन्होंने सही लिखा है, जिनका गलत था वो उसको सही करने का प्रयास करें, यानी उस गलती को सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी कोई गतिशील आवेशित कण है उस द्वारा विद्युत क्षेत्र का नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखो ऑप्शन आपके पास डी होना चाहिए। कैसे? कि जब कोई आवेश एक जगह स्थिर है, जब कोई आवेश एक जगह स्थिर है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र दिखाता है, जब वो गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और जब वे त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ चुंबकीय तरंग का भी प्रवाह करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, हवा के लिए पैराविद्युत शक्ति का मान क्या है। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये सवाल आता है, तो वहां पे आपको स्ट्रेंथ में कुछ तो रखते हैं 1.00059, वो गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी ऑब्स्टिकल एयर को ब्रेक करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, यानी व्हाट वुड बी द इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी पानी का पैराविद्युतांक 81 था तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन एम का, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 81। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12। तो एप्सिलॉन एम 8.85 × 10⁻12 × 81 से मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 7.17 × 10⁻10
c²/n m²। ठीक है, मैंने ये पहले ही सॉल्व करके रख लिया है ताकि मैं फटाफट आपको बता सकूं। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7.17 इंटू 10⁻10 c²/n m²। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। किस तरीके से आया आपके सामने है। अगर आपको ये चीज समझ आने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन था ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। यानी कोई आवेशित कण किसी स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो मतलब कि पथ है, यानी पाथ जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा परवलयकार। कैसे? पैराबोलिक। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमें किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया एरो करके, आपको दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसमें से कोई चार्ज है वो इस तरीके से एंटर करता है, तो जैसे इस एंटर करेगा वो इधर जाने का प्रयास करेगा ऊपर की तरफ, तो अचानक से तो ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत वो भी एक तेजी से आके चल रहा है, उसके अंदर घुस रहा है, तो स्टक हो रहा है, अंदर आके स्टक हो रहा है, तो वो यहां से धीरे धीरे अपने पथ से विचलित होकर और चला जाएगा। जैसे इसको लाइव समझने के लिए आपको पता हो, जैसे कोई नदी है उसमें तेज बहाव है, अब जैसे ही आप उसमें छलांग लगाते हो और सीधा जाने की कोशिश करते हो तो सीधे नहीं जाओगे। आप नदी में अगर यहाँ कूदे हो तो धीरे धीरे पानी का बहाव है, आप सीधे बिल्कुल नहीं जा सकते, थोड़ा थोड़ा ऐसा टेढ़ा जाने का प्रयास करोगे और फिर आप निकल जाओगे। यानी आपको जो पाथ होगा, और इस तरीके का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं परवलयकार यानी पैराबोलिक। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। अब देखो भाई, इसमें 1c = 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको रिलेशन पढ़ा चुका हूँ। 1f = 96,500 कूलाम होता है, ये भी आप में पढ़ा चुका हूँ। 1c = 1 एम्पियर सेकेंड हो जाए, ये भी हो चुका है। 1pc = ये गलत है, इसका जो राइट ऑप्शन है यानी इसमें सही आंसर जो होगा आपका डी होगा, क्योंकि ये गलत है। तो P का मतलब होता है 10⁻⁻12, ये पिकोमीटर है, और पिकोमीटर को हम लिखते हैं 10⁻12, ना कि 10⁻9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑब्स्टिकल ऑफ एयर ब्रैकेट E = 3 × 10⁻6 वोल्ट/मीटर। ये आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चंस भी है इन कूलाम यूनिट, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो कूलाम यूनिट में आना चाहिए। तो हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ 5 मीटर। यानी इस तरीके का जो 5 मीटर का व्यास का जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, यानी गोलीय जो भी है आपका गोलीय चालक होगा, उसका क्या कितना आवेश होगा, तो वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था कि थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता थी आपको। 6 का डी मैंने बता दिया आपको। इसमें क्या गिवन है, E = 3 × 10⁻6 वोल्ट/मीटर, आर कितना 2.5। तो E = क्या होता है KQ/R²। अपने को Q की वैल्यू निकालनी है तो ER²/K, इस फॉर्मूले से अपन ये बना सकते हैं। और इसमें वैल्यू रख दी हमने, E की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी और K की वैल्यू रख दी, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 2.08 × 10⁻³ कूलाम। अब ये सॉल्व मैंने सिंपल कर दिया है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करके आंसर ला देंगे तो फिर आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें, बी, Q = 2.08 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। हमारा अगला प्रश्न था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होता है। आप सब जानते हो यार, E = KQ/R² होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, सी है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द राइट रिलेशन बिटवीन FM और F0, यानी FM व F0 के बीच में सही संबंध क्या है। तो इसके लिए भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि FM यहां पर रिलेशन होता है FM वाला, तो FM = क्या होता है 1/4πε/m, εm होता है ε0 εr, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, QQ/R²। तो अब यहां से FM, अगर हम यहां पे इस चीज को, इस पूरे चीज को, इन सबको εr को छोड़ के सारी चीजों को हम किसके बराबर रखते हैं, F0 के बराबर, क्योंकि F0 बराबर ये होता है, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा εr, तो क्या हो जाएगा FM = F0/εr, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी। कौन सा, FM = F0/εr। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन था व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तो इसकी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए सिंपल सा है, टॉ = P sin θ, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। थीटा = 90 हो गया, तो टॉ = क्या हो जाएगा, PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, राइट ऑप्शन है सी, टॉ = PE। ठीक है,
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 3.2 इंटू 10⁻14 cm मतलब कूलाम मीटर। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो इसके लिए देखो हमें एक H है, Cl है, H पे प्लस होता है, Cl पे नेगेटिव होता है, यानी -Q हो गया और +Q हो गया। अब दोनों पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का चेंज हो नहीं सकता, तो Q की वैल्यू क्या होती है भाई, एक ही कूलाम है, क्योंकि एक ही वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट चैम्बर में, तो एक इलेक्ट्रॉन है, बाई कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन में तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 और P इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻14 40 cm है ना। अब 2a पता करना है हमें, यानी a को पता नहीं करना, हमें 2a पता करना। ध्यान रखना ये 2 हमेशा a के साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको आप अलग कर दो, तो इसको बोलेंगे 2a। तो हमें क्या पता करना है, 2a पता करना है। तो यहाँ से p का फॉर्मूला होता है q डॉट 2a, अगर 2a निकालू तो p अपॉन q। अब p की वैल्यू रख दो, q की वैल्यू रख दो, 32 था, 116 था, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 को 30 से डिवाइड मतलब 32 को डिवाइड किया, मतलब 32 में 16 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 19 -19 ऊपर गया तो प्लस हो गया भाई, +19 हो गया, -40 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 इधर बचा है, इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो -21। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, ए, यानी 2.2 इंटू 10⁻21 मीटर। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी मैंने दी थी आपको, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक के ही थे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज में बस प्लस और माइनस का फर्क है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10, तो उनके बीच में डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फिर क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को P इक्वल्स टू Q डॉट 2a, Q गिवन है, 2a गिवन है, 2a कितना है 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और आपका P भी गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो P इक्वल्स टू Q डॉट 2a, Q की वैल्यू रख दो, 2a की वैल्यू रख दो, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना रहा है आपका 1.6 इंटू 10⁻29। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, C, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। अपना अगला जो सवाल था वो था विच ग्राफ राइट फॉर E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं तो E 1/r यानी बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V प्रोपोर्शनल I, और V प्रोपोर्शनल I रखा था यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर r² रखते हो तो फिर ये इस जैसा यहाँ बनेगा इस तरीके से, वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अपन ने 1/r² रखा, यानी इस 1/r² को एक ही माना है, मतलब एक वैल्यू मानी है, तो यहाँ पे E प्रोपोर्शनल 1/r² का हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। अगला प्रश्न था हमारा कि विद्युत क्षेत्र की विमा क्या है। सही बात है भाई, विद्युत क्षेत्र की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अपने को सूत्र पता होना चाहिए। देखो कैसे, E का सूत्र क्या होता है F/Q। F की विमा पता है m1L1T-2। मैंने बताया भाई फोर्स की विमा तो आपको याद रखनी पड़ेगी, और Q की वैल्यू क्या है A1T1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा m1L1T-3 A-1, यानी आपका राइट ऑप्शन ए है m1L1T-3 A-1। ठीक है, अगले सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था विच रिलेशन इज द राइट फॉर E0 एंड EM। भाई सीधी सी बात है कि ऐसा कोई रिलेशन है, उसके बीच में कौन सा सही है। तो यहाँ पर अपने देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमने पढ़ा था EM इक्वल्स टू E0/εr, यानी आपका C ऑप्शन सही है। ठीक है, वहां जो ऑप्शन था आपके क्वेश्चन नंबर पहले जो था F0 और FM वाला, उसी रिलेशन का जैसा ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आप याद रख लोगे तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर C है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा विच फॉर्म इज राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। भाई कूलम के नियम का कौन सा जो फॉर्म है वो एकदम सही है। तो यहाँ देखो पहला वाले में नीचे ना तो यहाँ मोड लग रहा है ना यहाँ मोड लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में देखो यहाँ इसने इसकी वैल्यू रखी हुई है, आपको पता हो तो जो आर केप होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज आप ही क्लियर है तो फिर इस वैल्यू को यहां रहोगे तो जो स्क्वायर था वो क्यूब में बदल जाएगा और यहाँ आर वेक्टर आ जाएगा ऊपर। या फिर आप इसको देखो, ये
एकदम सही फॉर्म है, आर कैप ये सही फॉर्म है। फिर इसका अनदर जो रूप है वो ये है, यानी सी और बी दोनों सही है, तो आपका डी आंसर होगा, बी व सी दोनों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहां देखो फोर्स दे रखा है आपको 2.25 न्यूटन, वर्किंग ऑन 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम चार्ज, मतलब इस चार्ज पर वो वर्क कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। देखो अब कौन कौन चीज गिवन है, एफ गिवन है, क्यू गिवन है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, एफ की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दू। मैंने कहा ना कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके बिल्कुल टच बेस हैं, यानी अगर थोड़ा सा आप उनको अच्छी तरीके से टच करोगे तो यहाँ पे आपके समझ आ जाएगा। टच करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसको आपको उंगली से टच करना है, टच करने का मतलब है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर जाए। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, भाई 2.25 है, इसको हटा दो, 10⁻⁻2 आ गया, 5 को 2 to 5 को मतलब डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, 10⁻⁻2 था, ऊपर गया तो -4, अब -4 और -2 यानी किसका बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये -2 था, अब ऊपर -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 4 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 4.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न था वो था विच इज द राइट ऑप्शन, भाई इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको समझो ध्यान से, ए वैक्यूम मीडियम के लिए ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो ई एम है वो एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर होता है, ये चीज हम जानते हैं, ये लो हमने पढ़ लिया है। अगर अब यहां पर वी वैक्यूम बड़ा है और मीडियम कम है, तो यहां पर ध्यान रखना जो 1 है वो उससे बड़ी वैल्यू आएगी किसकी, एप्सिलॉन आर की। कंडीशन समझो, यहां पे मीडियम कम है, वैक्यूम का ज्यादा है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर बड़ा होगा किससे, 1 से। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है, अगर ये ध्यान रख ली समझो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर। फाइंड द चार्ज 2He4 न्यूक्लियस, यानी 2 हीलियम 4 नाभिक पर आवेश क्या होगा। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें फट सबसे ज्यादा जरूरी है कि n का पता करना है, n कितने, इसमें 2 है, भाई हीलियम में 2n होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, Q इक्वल्स टू N, एन की वैल्यू क्या है 2, E की रख दी हमने, यहाँ पे किसका मान आ गया, Q का मान आ गया, यानी राइट ऑप्शन कौन सा आपका, बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पता है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पे एक यहाँ पे +Q होता है और दूसरा -Q होता है, तो ये +Q दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, अगर दोनों का निकालें तो दोनों एक दूसरे को कैंसल, +Q और +-Q, तो इसको सॉल्व किया जाएगा 0, यानी दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो इसका जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कुल आवेश। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी। तो इस तरीके से आपके सभी के जो सॉल्यूशन थे मैंने आपको कर दिए हैं। अब देखो कुछ बच्चों के 5 to 10 सही हुए होंगे, उनको बोलता हूं मैं गुड, जो 11 to 15 है उनको वेरी गुड बोलूंगा, और जो 16 to 20 है उनको एक्सेलेंट। यानी अगर कुछ बच्चे इस रेंज में आए हैं, आपके मार्क्स आपके सामने होंगे, आपने कैलकुलेट भी कर लिए होंगे, पता है कितने सही हैं कितने गलत हैं, काउंट कर लो, वहां से पता चल जाएगा। अगर 5 to 10 है तो गुड है, तो आपको कौन सा मिला है, गुड मिला है, यानी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, कम से कम कुछ टच किए हैं। और 11 से 15 तो वेरी गुड, यानी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, यहां से आप एक अच्छी सिचुएशन में हो, आपको चैप्टर लगभग समझ आ गया है। और अगर 16 to 20 लेके आए हो तो आप सच में एक्सीलेंट हो, यानी आपको पूरा ज्ञान है और आपको 90+ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मैंने एवरेज दिया था। अगर इस तरीके से आपके जो मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मैंने जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आपको दे दिया है, और आप सब ने अच्छा प्रयास किया, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े और जो लाइव के बाद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे उनके लिए भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगर इस तरीके से आप अपना आकलन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाओ कि किसको गुड मिला है, किसको वेरी गुड मिला है, किसको एक्सेलेंट मिला है। और सब समझते हैं खुद की कितना अपना वजूद है, कितना आपने मेहनत की है, और सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो मेहनत की है अगर उसका सही मायने में आपका आंसर्स आ जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।